शुरू करना है यहाँ से कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीट पी प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे मेंटेन होती है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीट तब promotion of respiratory vertex। इसको समझने के लिए दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं। नंबर वन के अंदर आपकी हार्मोनल इफेक्ट है। तो हार्मोनल इफेक्ट क्या है कि आपके डिफरेंट हार्मोन होते हैं। एडीएच जैसे हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसे। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जब रिलीज होता है ना, ये क्या करता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा करा देते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये ज़्यादा करवा देते हैं एडीएचए का ये काम। तो ये कब होगा? जब बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी, तब क्या होगा, एडीएच कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा, मतलब जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से ज़्यादा पानी जो है ना वो वापस जाना शुरू हो जाएगा। ये होगा, एक ये कंडीशन है। ये बॉडी के अंदर वाटर की कंडीशन है कि जब बॉडी में पानी कम होगा तब क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये ज़्यादा होगा। अच्छा, जब बॉडी के अंदर H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो एडीएच है ना, ये अब कम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि अब रीअब्जॉर्प्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बॉडी से ज़्यादा वाटर निकले यही चाहिए। तो दो कंडीशन है, एक जब बॉडी में वाटर कम होगा तब क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो एडीएच भी ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एडीएच कम पैदा होगा। इट मीन रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा जो जज़ब हो रहा है पानी वो कम हो जाएगा। एक ये कंडीशन है। एक कंडीशन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका अ, एक तरफ से सॉल्ट्स और एक तरफ से वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। जैसा कि आप इस कंडीशन के अंदर देखो तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब में यही हो रहा था, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। तो इस करने की वजह से अब होता क्या है, एक तरफ जो है ना हमारे पास मॉड्यूल इनर मेड्यूला होता है, चाहिए होता है कॉर्टिकल, और ऊपर वाली साइड में मेड्यूला। ऐसे ये दरमियान में पड़ा होता है। नेफ्रॉन ना एक बॉर्डर के दरमियान में पड़ा, कॉर्टिकल और मेड्यूला के बॉर्डर के दरमियान पड़ा होता है। तो जो कंसंट्रेशन है वो कॉर्टिकल से मेड्यूला में जो है ना वो बढ़ती रहती है। यहाँ से यहाँ जब मूव करते हैं तो जो किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल है ना, दरमियान अंदर जो नेफ्रॉन के अलावा जो बाहर इन्वायरमेंट है उसमें जो कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, नेफ्रॉन के अलावा जो जहाँ पड़ा हुआ है नेफ्रॉन उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कि किससे बढ़ पाती है, ये यूरिया वगैरह से बढ़ पाती है कंसंट्रेशन। यूरिया या फिर और सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं आपके। तो जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर पानी रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, देन मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट इस वक्त गुजर रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब से पानी गुजर के इंटरस्टिशियल किडनी में वापस चला जाएगा। ठीक है, लिम्ब से किडनी में चला जाएगा पानी, ये चीज़ हो। ठीक है, किडनी है, ये चीज़ होगा। क्या चला जाएगा, वाटर H2O चला जाएगा। लेकिन असेंडिंग लिम्ब के अंदर जहाँ पानी ऊपर को मूव कर रहा है, पानी किधर को मूव कर रहा है, असेंडिंग में ऊपर को मूव कर रहा है। अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ पर क्या होगा कि अब वाटर नहीं मूव कर रहा लिम्ब से किडनी जो है वो सॉल्ट्स वगैरह मूव कर, मतलब सॉल्ट से रीअब्सॉर्ब होगी। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, और असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, सॉल्ट से रीअब्सॉर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये चीज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस वजह से पानी है। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कंसंट्रेशन के मुताबिक, ये कंसंट्रेशन के खिलाफ, ऐसे जा लो, आसान है समझना इसको। तो जब मुताबिक होगा जब तब पानी एब्जॉर्ब होगा, जब खिलाफ होगा तब
सॉल्ट से रिएब्जॉर्ब हो, ठीक है। अच्छा, एक ये इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज़ को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्लियर है। अब हार्मोन्स, जैसा कि हमने देखा कि एडीएच जो है ये करवा रहा होता है, इस तरह एक और हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो सोडियम है ना, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा असेंडिंग लिम्ब के ऊपर, क्योंकि ये सॉल्ट्स को करवा रहा था। तो एल्डोस्टेरोन असेंडिंग लिम्ब के ऊपर काम कर रहा होगा, और जो है ना ये बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और जो एडीएच है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये जो है ये काम करता है पिट्यूटरी लॉब, यहाँ से निकलता है ये, खैर ये एक पिट्यूटरी लॉब जो है ना, ये ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ से ये निकलता है हॉर्मोन्स। और ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। ये कहाँ पे काम करेगा, असेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब पे काम करेगा ये, और ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। ये दो बातें याद रखना, इसका काम है सोडियम को मेंटेन करना, इसका काम है वाटर को मेंटेन करना, क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ आ गई वो हमारे पास है कि जो किडनी के प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या-क्या हैं? तो आपके पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो किडनी स्टोन्स हैं। तो किडनी में क्या बन जाते हैं? स्टोन्स बन जाते हैं। जब आप ज़्यादा सॉल्ट्स वाली चीज़ें खाते हैं ना, वो चीज़ें जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि और आपके घरों में खाना सालन हो, उसमें बहुत ज़्यादा नमक वगैरह या सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, किडनी में आहिस्ता-आहिस्ता बारीक-बारीक सी तो नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। उनमें से ना आहिस्ता-आहिस्ता वो सॉल्ट्स जमना शुरू हो जाते हैं, और जमते आखिरकार क्या बन जाते हैं? स्टोन्स बन जाते हैं। और ये किडनी स्टोन बन जाती है, और ये और जो है ना वो प्रॉब्लम्स काज़ करते हैं। अगर ऑक्ज़लेट आयन ज़्यादा होंगे, ऑक्ज़लेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्ज़ुलेरिया, हाइपर ऑक्ज़िलेरिया, ठीक है? ये क्या कंडीशन है कि तब क्या होता है, ऑक्ज़लेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ऑक्ज़ेलेट सॉल्ट की। तो वो कहता है कि जो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट है, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट, ये तकरीबन 70% जो टोटल किडनी स्टोन है उसमें से ज़्यादा जो चांस है होने का, वो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट की वजह से स्टोन बनते हैं। और इस तरह वो कहता है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इससे तकरीबन 15%। और जो आपके पास आ जाता है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड की वजह से होने वाले स्टोन तकरीबन 10%, ठीक है। तो ये मल्टीपल काइंड ऑफ स्टोन्स हैं जो कि कॉज होती है, और ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं, इससे मुख्तलिफ तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ें एक हैं। उसके बाद आपका है इसको हल करने का तरीका, किडनी स्टोन हो जाए तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो एक मेथड है लिथोट्रिप्सी का। तो लिथोट्रिप्सी क्या करते हैं कि हाई वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशन है, वो फेंकी जाती हैं। उससे क्या होता है, किडनी स्टोन वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस होती हैं उस वक़्त। जब इसके अंदर वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा स्पीड पे, तो ये स्टोन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे-छोटे हिस्सों में। तो वो जब छोटे हिस्सों में टूट जाता है तो बआसानी जो है ना वो नाली से गुज़र कर बाहर बॉडी से निकल सकता है। ठीक है? वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पियो, स्टोन हो गया तो शायद गुज़र जाए, स्टोन निकल जाए। लेकिन लिथोट्रिप्सी भी एक मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, इसको स्टोन को तोड़ते हो हाई हाई रेडिएशंस के ज़रिए, और फिर उसको ब्रेक करके वो देन यूरेथ्रा से निकल जाएगा। क्लियर है? एक ये मेथड है। एक ये है कि अगर किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो रीनल फेलियर भी काज़ कर सकती है। अगर किडनी बहुत स्टोन बहुत ख़तरनाक हो गया है, उसने इतना डैमेज कर दिया अंदर, तो रीनल फेलियर भी हो सकता है। मतलब किडनी ने काम करना ही छोड़ दिया है, नेफ्रॉन तबाह-ओ-बर्बाद हो गए, नेफ्रॉन रीअब्ज़ॉर्प्शन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिससे क्या हो गया, रीनल फेलियर हो गया है। तो रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अनीमिया हो जाएगा, ब्लड साफ नहीं होगा, वो जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि फर्दर जो है ना आपकी डेथ काज़ कर सकता है। अच्छा, ये एक चीज़ है। अब एक था लिथोट्रिप्सी, एक इसका जो है ना वो डायलिसिस है। डायलिसिस भी 2 तरह की होती है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल लिक्विड की मदद से, किसी लिक्विड की मदद से आप
बॉडी में से टॉक्सिक चीज़ों को निकालो एंड देन आपकी बॉडी में वो खून साफ़ हो जाएगा। साफ़ होगा तो फिर आप कि किडनी का जो फ़ंक्शन है वो एज़ एक लिक्विड काम करता होता है किडनी। किडनी का काम है खून को साफ़ करना। तो एक लिक्विड के ज़रिए हम खून को साफ़ करवाते हैं ताकि आपकी टॉक्सिक चीज़ें बॉडी से निकल जाएँ। तो ये डायलिसिस का काम है। तो डायलिसिस के अंदर एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये एक पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन के नीचे। एब्डोमिनल कैविटी को ही कहते हैं। ये पेरिटोनियम कैविटी होती है। क्या कहते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन होता है साफ-सा। वो इस पेरिटोनियम कैविटी में भर देते हैं। यहाँ पर एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। एक दीवार होती है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द उस कैविटी के। अब क्या होता है कि जो खून में से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जब इसमें फ्लूइड भरा होता है तो वो उसमें ऐड हो जाती हैं, उसमें आ जाती हैं। उसमें आती हैं तो ये ड्रेन एक और पाइप लगा होता है जिससे वो ड्रेनेज एक और जो है ना वो जगह पर इकट्ठा हो जाएगा सारा, ये सारा वेस्ट हो जाएगा, इसको हम निकाल देंगे। यहाँ से फ्रेश जो है फ्लूइड डालते रहेंगे और यहाँ से जो यूज़्ड फ्लूइड है वो निकालते रहेंगे। तो ये इस ज़रिए से हम एज़ अ किडनी का काम ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और नुकसान है कि आपको इसको रूटीन से करवाना पड़ता, अदरवाइज़ आपकी जो है ना वो सही नहीं रहता। एक ये एक डायलाइज़र वाला है, तो इसके अंदर पूरी एक मशीन होती है डायलाइज़र्स और उस मशीन के ज़रिए आप जो है ना वो करते हो। अब वो क्या करता है, अब इसमें क्या था, आप एक लिक्विड इसकी बॉडी में डाल रहे थे। इसमें क्या था, पेशेंट का खून निकाल लिया जाता है। पेशेंट का खून निकालते हैं, वो खून यहाँ से पंप से होता हुआ इस मशीन में जाता है। इस मशीन में जो काम इसके अंदर हो रहा था ना, कैविटी के अंदर हो रहा था जो काम, इस इधर हो रहा था जो काम, वो आपके इस कैविटी के जो अंदर काम हो रहा होता है, वो आपकी जो है ना इस मशीन के अंदर फिर होता है, ठीक है? इस मशीन में पूरा मेम्ब्रेनल सिस्टम होता है, फ्लूइड उसी तरह मूव करता है, फ्रेश खून जो है जो पीछे से यूज़्ड या टॉक्सिक खून आ रहा होता है, उसमें से टॉक्सिसिटी निकाल देते हैं, सॉल्ट्स वगैरह निकाल देते हैं, वो आपकी दूसरी एक बकेट में आ जाता है और जो फ्रेश फ्लूइड है वो मूव करता रहता है उसमें से और जो खून साफ़ हो जाता है फिर देन इस मशीन से वो वापस पेशेंट के अंदर डाल लेते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि क्या हम सारा खून निकाल लें तो पेशेंट मान नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि साथ-साथ ये प्रोसेस चल रहा होता है। खून आता है, साफ़ होता है और वापस पेशेंट में चला जाता है। आता जाता है, साफ़ होता जाता है, वापस डाली जाता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि पूरा खून साफ़ हो जाता है, तो इसको इतनी रूटीन से उसको दिन में 2 दफ़ा तकरीबन करना पड़ता है, इसको आप वीक में 2-3 दफ़ा करना पड़ता। तो वो थोड़ा-सा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है? ये डायलिसिस है। अगर किडनी बिल्कुल ही फेल हो गई है, यूरेमिया हो गया है, मतलब किडनी बिल्कुल काम करना ही छोड़ गया, इतना सा भी काम नहीं कर रहा, डायलिसिस का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है सच, तो आपको आखिरकार किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, किडनी को ही चेंज करना पड़ता है। तो कोई एक डोनर होता है, जिसके टिश्यूज़ उस जो लेने वाला है उससे मिलते-जुलते होते हैं, तो वो डोनर किडनी जिसको चाहिए, किडनी रेसिपिएंट उसको वो दे देता, ठीक है? तो डोनर ये कहा जाता है कि कोई आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना ब्लड रिलेटिव हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि टिश्यू मैच होंगे। अगर आपका डोनर इसके साथ मैच नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो किडनी फिर से फेल हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और वो और सीवियर खा हो सकता है।